जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। सो जेकेपी कांस्टेबल का एग्जाम अब 2 दिन की दूरी पे है। आई होप आपने अच्छे से चीजें अभी तक पढ़ ली होंगी और कल जो मैंने एक करंट अफेयर का सेशन लाया था एमसीक्यू बेस्ड, वो आपने कवर किया होगा। आज जनरल इंग्लिश के मैंने आपके लिए 25 क्वेश्चन लाए। हर एक बच्चा जो लेक्चर देखा है, चाहे वो जेकेपी कांस्टेबल का है, जूनियर से कोई भी बच्चा है, आपने पहले इन क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करना है। जस्ट लाइक आपका एग्जाम है 25 मार्क्स का और उसमें आप इंग्लिश अटेम्प्ट कर रहे हो, वैसे अटेम्प्ट करना और साथ में मेरी एक्सप्लेनेशन को ऐड करना। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दूंगा, आपको वो जो है उसमें एग्जाम में हेल्प मिल जाएगी। और सेकंड थिंग इज दैट इसके बाद में जम्मू कश्मीर पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में जो आते हैं वो लाने की कोशिश करूंगा। और उसके बाद जो है अगर आप डिमांड करोगे तो कल के दिन में मैं कोई लेक्चर वगैरह नहीं लाऊंगा, बट आपको मैं थोड़ी टिप्स और चीजें बता दूंगा कि एग्जाम में कैसे एग्जाम करना है और एमआर शीट का कैसे ध्यान रखना है। अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं ले आऊंगा। देखो, हर एक पर्सन की अपनी स्ट्रेटेजी होती है एग्जाम के लिए और मैं भी रिकमेंड कर रहा हूं अपनी स्ट्रेटेजी पे काम करना चाहिए। बट जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है और जो मेरी गलतियां हैं, कमियां हैं या मेरे में पॉजिटिव है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा अगर आप मुझे बोलोगे तो। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट करे आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इस इडियम का मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। ठीक है, टू सिट ऑन द फेंस, फेंस पे बैठना। पहला ऑप्शन है ऑक्यूपाई अ बेंच नेक्स्ट टू अ बाउंड्री, अवॉइड टेकिंग साइड्स, टेक अ हाई सीट, प्लेस समथिंग ऑन अ बैरियर। ठीक है, बताओ। टू सिट ऑन द फेंस वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पीवाईक्यू है, ये पूछा गया एग्जाम में। टू सिट ऑन द फेंस इडियम का मतलब क्या है? देखो, टू सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है कि जब आप मना कर रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं ले रहे हो या कोई चॉइस नहीं ले रहे हो, मतलब जब आप क्या कर रहे हो, कोई भी साइड नहीं, ऐसा फॉर एग्जाम्पल 2 साइड्स हैं, आपको मैं बोल रहा हूं एक साइड चूज करो तो आप नहीं चूज कर पा रहे हो। ठीक है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं टू सिट ऑन द फेंस। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अवॉइड टेकिंग साइड। मतलब जब भी लाइफ में अगर आप कभी भी कोई डिसीजन या कोई अपनी चॉइस नहीं बना पा रहे हो तो उसके लिए हम मीडियम यूज कर सकते हो, टू सिट ऑन द फेंस। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया था। मैं भी मैंने लास्ट लेक्चर में जो अपने ईडियम फ्रेजेस वाला लेक्चर उसमें नहीं किया। और मैं एक और रिकमेंड करूंगा, मैंने आज से 4-5 दिन पहले एक ईडियम फ्रेजेस पे लेक्चर लाया था, उसको देख लेना। उससे डायरेक्टली 4-5 क्वेश्चन शायद अकाउंट असिस्टेंट क्लास में आए थे, बच्चे कमेंट कर रहे थे। मैंने खुद तो नहीं देखा पेपर, बट आप देख सकते हो, तो वो ईडियम फ्रेजेस वाली वीडियो देख के जाना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। ये बताना स्ट्रेन एवरी नर्व। ये हर एग्जाम में पूछ लेता है, इसलिए मैं बार बार ले आता हूँ। स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब क्या होता है? टू हैव इल हेल्थ, टू फील फिजिकल पेन, टू ट्राई एक्सट्रीमली हार्ड टू डू समथिंग, टू फाइट विद फ्रेंड्स। बताओ, स्ट्रेन एवरी नर्व का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रेन एवरी नर्व का मीनिंग होता है टू ट्राई एक्सट्रीमली हार्ड टू डू समथिंग। मतलब जैसे आपने सुना होगा लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, ये भी इडियम है एक, लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न। मतलब आप हर पॉसिबल चीज करते हो, उसको बोलते हो कि मैंने कोई भी पत्थर नहीं छोड़ा, तो लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न। ठीक है, पत्थर तराशे बिना मैंने कोई नहीं छोड़ा, तो सेम ये है। स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब होता है टू ट्राई एक्सट्रीमली हार्ड टू डू समथिंग। जैसे बोलते हैं ना कि हमारे पेरेंट्स ने, हमारे फादर ने स्ट्रेन की हर एक नर्व ताकि हम पढ़ सकें। ठीक है, और बाद में हम पता नहीं क्या करते हैं। तो स्ट्रेन एवरी नर्व का मीनिंग होता है टू ट्राई एक्सट्रीमली हार्ड टू डू समथिंग। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन में थर्ड, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम है स्नेक इन द ग्रास। क्या है स्नेक इन द ग्रास? कोऑपरेटिव पर्सन, यूचीरियस पर्सन, सेंसिटिव पर्सन, सक्सेसफुल पर्सन। ठीक है, स्नेक इन द ग्रास। यार ग्रास में सांप जो है वो है, तो बताओ वो क्या होगा? ये होता है काइंड ऑफ एक हिडन एनिमी, छुपा हुआ दुश्मन। ठीक है, हिडन एनिमी के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है, स्नेक इन द ग्रास। मतलब कोई एक ऐसा पर्सन यूज किया जाता है जो अनट्रस्टवर्दी हो, जो आपको धोखा दे सके, एक हिडन एनिमी की तरह काम करे, उसके लिए यूज किया जाता है स्नेक इन द ग्रास। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स ये भी एग्जाम में आता है। ट्रोजन हॉर्स का मतलब भी होता है हिडन एनिमी, तो याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द वर्ड? एंटोनियम बताना है ना, अपोजिट वर्ड बताना है। एक्सपीडाइट। देखो एग्जाम में इसको ध्यान में देखना, यही चीजें सीखनी है यहाँ पे। एंटोनियम साइनोनियम वहां पर जल्दी जल्दी में मत कर देना, अच्छे से पढ़ना। एंटोनियम पूछा है, साइनोनियम पूछा है, तो एंटोनियम क्या है? एक्सपीडाइट का हमें बताना है। पोस्टपोन करना है, डेफर कर देना, एडजर्न कर देना या डिले करना। ठीक है, मैं अगर बोलूं आपको एक्सपीडाइट करो चीजें, एक्सपीडाइट करने का पहले आप क्वेश्चन को खुद ट्राई करो। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा, उसके बाद मैं आंसर दे रहा हूं। ठीक है, एक्सपीडाइट करने का मतलब होता है कि हम बोलते हैं ना एक्सपीडाइट करो प्रोसेस को, मतलब प्रोसेस को फास्ट करो, तेज करो, उसको बोलते हैं एक्सपीडाइट करना। तो ये तो एंटोनियम पूछा है, तो तेज करने का एंटोनियम क्या होगा? स्लो करना। स्लो करने का मतलब डिले, डिले करना किसी चीज में। ठीक है, डिले करना। एक्सपीडाइट का अपोजिट क्या होता है? डिले करना। ठीक है, एक्सपीडाइट का मतलब मैंने आपको बता दिया कि किसी चीज को जल्दी करना, एक्सपीडाइट करना। जैसे प्रोसेस को एक्सपीडाइट करना, तो उसमें एक्सपीडाइट होता है फास्ट करना किसी को, और डिले होता है स्लोली करना। ठीक है, अब जैसे डेफर का मतलब क्या होता है? जैसे आपने कोर्ट में सुना हो गया, मतलब डेफर कर दिया। डेफर करने का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना किसी समय के लिए, बाद में फिर
फिर वो स्टार्ट हो, तो किसी टाइम तक उसको रोक देना। एडजर्न का भी सेम मीनिंग होता है। एडजर्न होता है शॉर्ट समय के लिए किसी चीज को, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मीटिंग है उसको एडजर्न कर दिया गया, मतलब थोड़ी देर के लिए काइंड ऑफ पोस्टपोन कर लिया, तो पोस्टपोन का मतलब भी वही होता है। नेक्स्ट देखो, सिलेक्ट द साइनोनियम ऑफ द वर्ड। ये तो बहुत सिंपल है यार, साइनोनियम बताना है आपने। पैक्युलर का, ठीक है, पैक्युलर का सेम, स्ट्रेंज, लवली या फुलिश। आई होप आपने इसका आंसर कर दिया होगा। आई एम रियली वेरी सॉरी, ये टिक मिटाना मैं भूल गया। पैक्युलर का मतलब बताना आपने। पैक्युलर मतलब सेम, स्ट्रेंज, लवली या फुलिश, ठीक है। पैक्युलर क्या होती है? पैक्युलर होता है अजीबोगरीब चीज, अजीबोगरीब मतलब स्ट्रेंज। स्ट्रेंज के लिए यूज होता है, किसके लिए यूज होता है? स्ट्रेंज के लिए। साइनोनियम था तो इसका सेम मीनिंग हमें बताना था। नेक्स्ट बताओ, सिलेक्ट द एंटोनियम ऑफ द वर्ड। हमें एंटोनियम बताना है वर्ड का। ट्रिवियल, ट्रिवियल का उल्टा बताना है। एंटोनियम मतलब उल्टा बताना है, ट्रिवियल का उल्टा बताना है। सीरियस, वायलेंट, वाइल्ड या अनइम्पॉर्टेंट। ट्रिवियल का मतलब क्या होता है? ट्रिवियल का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज जिसकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है, वर्दी नहीं है जो चीज, ठीक है, मतलब जिसको तुम ऐसे लाइटली ले सकते हो, ठीक है। इसका अपोजिट बताना है, तो अपोजिट में इसका क्या होगा? जिस चीज को आप सीरियस लेते हो। तो ट्रिवियल होता है वो चीज जिसको आप इतना इंपॉर्टेंट नहीं ले रहे हो, इतना सीरियस नहीं ले रहे हो, तो उसका अपोजिट बताना था, तो अपोजिट क्या होगा? सीरियस होगा, ठीक है। मतलब ट्रिवियल का मतलब अनइंपॉर्टेंट है आपने, बट एंटोनियम बताना था, इसका उल्टा बताना था। ट्रिवियल का उल्टा क्या आ जाएगा? सीरियस। ट्रिवियल का मतलब होता है कि जब किसी चीज की कम इंपॉर्टेंस है, वर्थनेस उसकी कम है, उसको आप सीरियस नहीं लोगे, उसको बोलते हैं ट्रिवियल, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे। देखो, साइनोनियम, एंटोनियम्स और इडियम फ्रेजेस। साइनोनियम एंटोनियम्स आपके एंड में नहीं है, वो एंडलेस हैं, समझ लो। इडियम फ्रेजेस भी बहुत डायनेमिक हैं, बट कहीं हद तक इडियम फ्रेजेस को आप सिलेक्ट कर सकते हो कि एग्जाम में कौन सा पूछा जाए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इडियम फ्रेजेस के लिए लेक्चर देख लो। साइनोनियम एंटोनियम तो ओपन एंडेड है भाई, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो वो थोड़ा दिमाग लगाना होता है और थोड़ी आपकी बचपन से अभी तक की नॉलेज है। बाकी देखो, मेरे को मतलब मेरे गांव का भी एक स्टूडेंट है, कुछ बच्चे मिलते हैं, वो बोलते हैं इंग्लिश में प्रॉब्लम है। देखो, इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मतलब आपको जस्ट अपनी जो रूल्स हैं वो तो आपने देख लिया, थोड़ा अपने पे कॉन्फिडेंस रखो यार। कुछ ऐसे वर्ड, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन एक समझाऊंगा, देखना वहां से आपको कुछ चीजें क्लियर होंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल आर्टिकल। 12 इंचेस मेक डैश फुट। 12 इंचेस जो है वो फुट बनाते हैं। मेक अ फुट, मेक एन फुट, मेक द फुट या नो आर्टिकल। मतलब यहां पर ना नो आर्टिकल डाल के कंफ्यूजन कर गया, आप सोचोगे मेक फुट भी आ सकता है, ठीक है। बट इस क्वेश्चन का आंसर जो आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा, मेक अ फुट। आप देखो ना यार, ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, इनको बोलते हैं बेसिकली फ्रेजेस। ये कुछ फ्रेजेस हैं जहां पर आर्टिकल्स एज सच यूज होते हैं, वहां पर कोई सेंस नहीं देखी जाती। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने सुना होगा इन अ नटशेल, ठीक है, इन अ नटशेल। इन अ नटशेल मतलब इन ब्रीफ अगर मैं कोई चीज बताऊं, तो देखो यहां पर इन नटशेल के बीच में एल आया है, ठीक है, तो ये आपने रटना है, ये फ्रेज है इन अ नटशेल, इसमें हमेशा ए ही आर्टिकल आएगा, तो ये ऐसे याद कर लेना। इसी तरह मेक अ नॉइस आपने सुना होगा, तो ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आप बचपन से सुनते आ रहे हो, तो फिर अपने पे शक नहीं करना एग्जाम में कि नॉइस मतलब है, मेक अ नॉइस, मेक सिर्फ मेक नॉइस कर देता हूं, यहां पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। नहीं, अगर आप बचपन में से ये चीजें बोलते आ रहे हो, मेक अ नॉइस, इन अ नटशेल बोलते आ रहे हो, तो इसका मतलब कुछ तो है ना वही सही, तो वहां पर इस केस में मेक अ नॉइस के साथ आप जा सकते हो। तो ये भी फ्रेज होता है मेक अ नॉइस। जैसे कीप अ सीक्रेट, ठीक है, किस चीज को सीक्रेट की तरह मेंटेन करना, कीप अ सीक्रेट। अब फॉर एग्जांपल, टेल अ लाई, ये तो सिंपल है ना बिल्कुल, टेल अ लाई। भाई ये तो बचपन से सुनते आ रहे हो ना, टेल अ लाई एक वर्ड होता है, मतलब ऐसे फ्रेज है टेल अ लाई। तो अगर एग्जाम में लाई, टेल अ लाई एक सेंटेंस में आ जा रहा है और पीछे डैश, ए की जगह डैश दे दी, तो यहाँ पर नो आर्टिकल मत लगाना, बट आपने बचपन से सुना हुआ है ना कि टेल अ लाई, टेल अ लाई हम बोलते हैं, तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। जैसे एज अ रूल हो गया, तो बहुत सारे फ्रेजेस होते हैं, बट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दी। जैसे इन अ नटशेल, मेक अ नाइस बहुत पूछता है, टेल अ लाई पूछता है, कीप अ सीक्रेट पूछता है, तो ये थोड़े याद कर लें। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। प्रपोजिशन भरनी है। ही डाइड डैश कैंसर, ठीक है, ही डाइड डैश कैंसर, ऑफ, बाय, फ्रॉम, विथ। ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा, थोड़ा सा ऐसा लगेगा ना आपको। ही डाइड, देखो अभी तक आपने ट्राई कर लिया होगा, ज्यादातर बच्चा कंफ्यूज होगा ऑफ और फ्रॉम में, ठीक है। अगर आप बाय और विद से कंफ्यूज हो रहे हैं, फिर तो भाई गड़बड़ है, वो नहीं होना है। ऑफ और फ्रॉम से कंफ्यूज हो रहे हो, फिर मैं समझ सकता हूँ कि भाई हाँ आपने मतलब इतनी नॉलेज है। देखो, ही डाइड ऑफ कैंसर आएगा, ये ही डाइड फ्रॉम कैंसर आएगा। देखो, इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑफ कैंसर। देखो, जब भी कभी डिजीज का नाम हो ना, जब भी कभी डिजीज का नाम हो, मतलब डायरेक्टली डिजीज का मेंशन हो, तो आप ऑफ यूज करो। ही डाइड ऑफ कैंसर, ठीक है, ही डाइड ऑफ कैंसर आएगा। यहाँ पे डायरेक्टली डिसीज का मेंशन है कि इस डिसीज की वजह से, डिजीजेस के लिए खास करके ऑफ यूज होता है, ही डाइड ऑफ कैंसर। बट जब आपको कोई रीजन दिया हो, देखो फ्रॉम मेनली रीजन के लिए यूज होता है, जब आपको कोई रीजन दिया, यहां पर भी रीजन ही है,
ही डाइड ऑफ कैंसर, मतलब कैंसर की वजह से वो मरा है, रीजन बताया होगा कैंसर की वजह से मरा है, बट यहाँ पे डायरेक्टली डिजीज का मेंशन है, आप ऑफ यूज करोगे, ठीक है। बट अगर सपोज करो कोई रीजन दिया हुआ है, डायरेक्टली डिसीज के साथ लिंक नहीं है कोई रीजन, फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं कि ही डाइड फ्रॉम हीट, मतलब वो गर्मी की वजह से मर गया, ठीक है, वो एक रीजन था, वो गर्मी की वजह से मरा, ठीक है, या प्यास की वजह से मर गया, फ्रॉम थर्स्ट, ठीक है, प्यास की वजह से मर गया, तो ऐसा जब आएगा ना तो वहां पर फ्रॉम यूज करोगे, ठीक है, ये चीज याद रखना। तो जब डायरेक्टली डिजीज का मेंशन होगा वहां पर आप ऑफ यूज करोगे, ही डाइड ऑफ कैंसर आएगा, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये थोड़ी चीजें जो इंपॉर्टेंट आप याद रखोगे, ठीक है, दिस इज क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको यहां तक। आप देखो जैसे फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंट है बाय और विद के बीच में क्या डिफरेंस है, अब ये भी देख लेते हैं, अब आया हुआ क्वेश्चन तो आप कवर करके चलेंगे ना, बाय और विद। देखो बाय और विद में सिंपली विद यूज होता है किसी टूल को, जिस टूल का आप यूज करके किसी चीज को कर रहे, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं कि मैंने एप्पल को काटा विद नाइफ, ठीक है, तो विद नाइफ, ठीक है, विद नाइफ, और काटा किसने, मैंने काटा, तो उसके लिए मैं बाय यूज करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, उधर से आपको क्लियर हो जाएगा, द फिश was killed by him with a knife, यहीं से सारा क्लियर हो जाएगा। यहां से एक आर्टिकल का भी बता दूंगा, द फिश वॉज किल्ड बाय हिम विद अ नाइफ, फिश को मारा उसने मारा, ठीक है, बाय हिम आया, मतलब जब भी कोई डूअर होगा ना, करने वाला होगा, उसके लिए बाय यूज करेंगे, ठीक है, करने वाले के लिए बाय यूज करेंगे। और जिस वो टूल का यूज कर रहा है, यहां पर वो किसको यूज कर रहा है, नाइफ को यूज कर रहा है उसको मारने के लिए, तो उसके लिए मैं विद यूज कर रहा है, ठीक है, मैंने आपको समझ आ गया, आपको मैं जो कहना चाहता हूं, जो इक्विपमेंट बात हो रही है, जिस इक्विपमेंट को उसने यूज किया उसके लिए मैंने विद यूज करा, और जो करने वाला है उसके लिए मैंने बाय यूज किया। और यहाँ पे फिश के साथ दा क्यों लाया, ये एक पर्टिकुलर फिश की बात हो रही है जिसको उसने मारा है, ऐसे फिश तो पर्टिकुलर नहीं ना है, फिश तो मतलब कोई भी फिश हो सकती है, हजार तरह की फिशेज होती हैं, बट ये पर्टिकुलर फिश की बात है, जिस फिश को उसने मारा वो एक नाइफ से मारा, इसलिए पर्टिकुलर जब चीज हो जाती है तो आर्टिकल द आता है। ये भी बता दिया, कल ये क्वेश्चन नहीं पूछ लेना सर ने द फिश क्यों लिखा, फिश के पीछे द कैसे आ सकता है, फिश कॉन्सोनेंट है, ये आना चाहिए था, ऐसी चीजें नहीं आनी चाहिए दिमाग में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, द ब्रिज वॉज बिल्ट डैश द ब्रिज, ठीक है, डैश द रिवर, कहता है कि जो ब्रिज बना वो किस पे बना है, रिवर पे बना है। अब ऑन द रिवर बना है, अपॉन द रिवर बना है, अंडर द रिवर बना है, ओवर, अंडर तो काट दो ना, नीचे तो नहीं बना है रिवर के, ऑन, अपॉन या ओवर, किसकी ब्रिज जो है वो किसके ऊपर बना है, रिवर के ऊपर बना है। तो आई होप आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ब्रिज जो है वो किसके ऊपर बना है, बना है रिवर के ऊपर। देखो जब भी कोई चीज किसी चीज के ऊपर हायर होती है, फॉर एग्जाम्पल ये नीचे आ गया रिवर, उसके ऊपर हाइट पे अगर कोई चीज होती है और फिजिकल कंटेक्ट नहीं है, वहां पर हम ओवर यूज कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ब्रिज हाइट पे है, इससे ऊपर है, तो वहां पर मैं ओवर यूज करूंगा। अब ऑन और अपॉन का ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ऑन होता है कंटेक्ट में होना, जैसे फॉर एग्जाम्पल बुक जो है यहाँ पे टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, तो ये ऑन द टेबल आ गया। अपॉन का मतलब पता है क्या होता है, उसके ऊपर तो आया बट कहीं से चल के आया, मोशन के साथ वहां पर पहुंचा। तो फॉर एग्जाम्पल इन मोशन जब आया, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल देता हूं द डॉग जम्प्ड अपॉन द रैट, या डॉग जम्प्ड अपॉन द कैट, ठीक है, उसके ऊपर मतलब मोशन करके उसके ऊपर कूद गया, तो कंटेक्ट भी हुआ और मोशन भी हुआ, तो वहां पर अपॉन यूज करते हैं। अदरवाइज जहां पे सिर्फ कंटेक्ट की बात होती है वहां पर ऑन यूज करते, जैसे मैंने बोला बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है। बाकी प्रेपोजिशन एक वीडियो में मैंने सारा पढ़ाया हुआ अच्छे से, वो वीडियो अगर आपने देखी होगी तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर आपने बताना है, इडियम बताना है, टू ब्रिंग टू लाइट, किसी चीज को लाइट में लाना, टू कंसील, टू रिवील, टू अपील, टू प्रोवाइड लुमिनस, मतलब रोशनी प्रोवाइड करना। ये तो मतलब डायरेक्ट मीनिंग दे रहा है, वो नहीं होता है। अपील तो आपको पता है, अपील करना, ठीक है, ये तो आपको पता है। अब इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकती है कि टू कंसील या टू रिवील। देखो रिवील होता है अपनी बात रखना सबके सामने, ठीक है, अपनी बात को सबके सामने रखना, दैट इज रिवील करना। तो ब्रिंग टू लाइट का मतलब यही है, रोशनी में लाना, मतलब सबको बताना, रिवील। कंसील इसका मतलब उल्टा होता है, किसी चीज को छुपाना, किसी चीज को छुपाना, उसको बोलते हैं कंसील करना। टू कंसील मतलब टू हाइड समथिंग, आप ऐसा बोल सकते हो, तो ऐसे याद कर लो, ठीक है। टू बाइट द डस्ट, धूल चटाना, ये आपको पता है, जब आप हार जाते हो काइंड ऑफ, उस सिचुएशन में यूज है। हैव नथिंग टू ईट रूट्स, टू फेल, या टू रन अवे, टू फेल के लिए यूज है, तो बाइट द डस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे मूव करते हो। देखो आप कुछ 2-3-4 क्वेश्चन टेंसेस में, तो टेंसेस अच्छे से कर लेंगे। तो अगर जो आपकी ये आई थी डिमांड से टेंसेस वगैरह पढ़ाओ, तो मैं इस वीडियो में ही, इसलिए मैंने 25 क्वेश्चन लाए, ऑल दो थंबनेल में 30 भी दिख रहा होगा, मैं भी फिर 25 मैंने स्विच इसलिए किया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपको टेंसेस पढ़ाने, तो अब टाइम तो इतना है नहीं अलग वीडियो लाने को, मैं इसी में थोड़ा टेंसेस का आपको कंसेप्ट बता दूंगा। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, बाय द टाइम दे डैश द स्टेशन द ट्रेन डैश,
मतलब जिस समय तक वो स्टेशन में पहुंचते उससे पहले ट्रेन फुल हो गई थी। ठीक है, यहाँ पे दो इंसिडेंट है, एक तो वो स्टेशन में पहुंचे, ये ध्यान से सुनना, यही एक टेंसेस में मार देने वाली चीज है। जब आप स्टेशन में, दो इंसिडेंट की बात हो रही है, एक इंसिडेंट है वो स्टेशन में पहुंचे, दूसरा इंसिडेंट ये है कि उससे पहले ट्रेन चली गई थी। मतलब दो इंसिडेंट है, एक पास्ट में है, एक पास्ट के भी पास्ट में है, सुपर पास्ट बोलते हैं इसको। क्या बोल देंगे? सुपर पास्ट। मतलब मैं ट्रेन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ये पास्ट में, पास्ट की बात चल रही है। उससे पहले ही ट्रेन चली गई थी, ये उससे भी पास्ट की बात चल रही है। जब भी ऐसी सिचुएशन, पहले इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करो, मैं अब एक्सप्लेन कर रहा हूं इसका आंसर। जब भी ऐसी दो सिचुएशन हो कि एक पास्ट में हो और एक उससे भी पहले कोई इंसिडेंट हो, तो यहां पर दो टेंसेस यूज होते हैं। पहले तो जो अभी रिसेंट पास्ट में हुई है उसके लिए आप सिंपल पास्ट यूज करोगे, सिंपल पास्ट टेंस यूज करोगे, और जो उससे पहले हो चुके हैं उसके लिए पास्ट परफेक्ट यूज करोगे। क्या यूज करोगे? पास्ट परफेक्ट यूज करोगे। ठीक है, जब भी दो पास्ट के इंसिडेंट है ना एक ही सेंटेंस में, तो आप क्या करोगे? एक के लिए पास्ट टेंस यूज करोगे, सिंपल पास्ट टेंस जो है, और दूसरे जो उससे भी पहले हो चुका है उसके लिए पास्ट परफेक्ट यूज करोगे। अब आप बोलोगे कि सर सिंपल पास्ट क्या और पास्ट परफेक्ट क्या? यार जब भी आप सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते हो और ऑब्जेक्ट लगा देते हो, ये सिंपल पास्ट है। और जब भी आप सब्जेक्ट के साथ हैड बीन लगा देते हो, हैड बीन लगा देते हो प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हो, ठीक है, हैड बीन लगा देते हो, या और उसके साथ क्या लगा देते हो? हैड लगा देते हो, सॉरी हैड लगा देते हो, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा, हैड बीन तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आ जाएगा। सब्जेक्ट के साथ जब हैड लगा देते हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हो, वो पास्ट परफेक्ट बन जाता है। तो आप देखो यहां पर कौन सा पहले हुआ है? बाय द टाइम दे डैश द स्टेशन, जिस समय वो स्टेशन में पहुंचे द ट्रेन लेफ्ट हो चुकी थी। मतलब ये पहले हुआ है और ये उसके भी पहले हुआ था। इसका मतलब यहां पर सिंपल पास्ट आएगा और यहां पर पास्ट परफेक्ट आएगा। तो सिंपल पास्ट में जस्ट क्या होना था? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगनी। तो रीच की सेकंड फॉर्म देखो कहां पर है? रीच्ड, तो ये आएगा रीच्ड। और दूसरे में क्या आएगा? द ट्रेन हैड लेफ्ट, वो ट्रेन उससे पहले निकल चुकी थी, तो हैड लेफ्ट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सर हमें कुछ समझ नहीं आया, सर आपको समझाना नहीं आता है, देखो वापस सुनो, नहीं आता है वापस ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे समझाने की। दो सेंटेंस, मतलब यहां पर दो चीजें हो रही हैं। एक चीज ये हो रही है कि वो स्टेशन में पहुंचा, और दूसरी चीज ये हो रही है उससे पहले ट्रेन चली गई थी। मतलब दोनों चीजें पास्ट की हैं, बट एक पास्ट में, एक पास्ट में और एक उससे भी पहले हो चुकी है। तो मैंने आपको बोला जो पास्ट में है उसके लिए सिंपल पास्ट यूज करो, जो उससे पहले हो चुकी है तो पास्ट परफेक्ट यूज करो। सिंपल पास्ट का रूल यही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, और पास्ट परफेक्ट का रूल ये है कि हैड लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो मैंने यही देखा कि इनमें से पहले कौन सी हुई है, पहले ये हुई, उससे भी पहले ये हुई। तो जो पहले हुई, अभी जो पास्ट में हुई है रिसेंट पास्ट, उसके लिए आपने वर्ब की थर्ड सेकंड फॉर्म लगा दी, और जो उससे भी पहले हुई उसके साथ आपने पास्ट परफेक्ट मतलब हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नहीं समझा, एक बार वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, ये क्लियर हो जाएगा। ये टेंसेस में कंफ्यूजन करता है, इसलिए मैंने आपको पढ़ा दी। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, सम पार्ट्स ऑफ द, इसमें एरर देखना है, बेसिकली ये भी टेंसेस का ही क्वेश्चन है। द टाइगर वाज ब्रूटली मर्डरिंग बाय द हंटर, जो टाइगर को ब्रूटली मर्डर कर रहा है हंटर, ठीक है। द टाइगर वॉज ब्रूटली मर्डरिंग बाय द हंटर, या नो एरर? बताओ किसमें गलती है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपने अभी तक कर लिया होगा। देखो इसमें गलती है, ब्रूटली मर्डरिंग में। क्यों गलती है? अगर देखो, अगर मैं यहां पे मर्डरिंग लिखता हूं, इसका मतलब यह है कि टाइगर को हंटर ब्रूटली मारे जा रहा है, मतलब वो मर गया उसके बाद भी हो रहा है, वो प्रोसेस हो रहा है। तो भाई ऐसा थोड़ी होता है, एक बार मर गया ब्रूटली तो मतलब खत्म होगी ना बात वहां पर। तो ये बेसिकली जो सेंटेंस है ना, जब मर्डरिंग में यूज करूंगा, इसका मतलब ये बात चल रही है पास्ट कॉन्टिन्यूज में, मतलब कॉन्टिन्यूसली ये चीज हो रही है। आप कॉन्टिन्यूसली किसी को मार सकते हो? मतलब कोई खत्म हो गया है उसके बाद आप वापस उसको खत्म कर सकते हो? नहीं ना कर सकते। इसका मतलब ये पास्ट कॉन्टिन्यूस में हो ही नहीं सकता। तो ये सिंपल पास्ट में आना था, वाज आना था, मर्डर की जगह मर्डर्ड हो जाना था। क्या हो जाना था? मर्डर्ड हो जाना, सेकंड फॉर्म लग जानी थी, तो वाज ब्रूटली मर्डर्ड बाय द हंटर। ठीक है, समझ आया? ये सिंपल पास्ट टेंस था, बट इन्होंने इसको पास्ट कॉन्टिन्यूस बना दिया। कॉन्टिन्यूस मतलब जो कॉन्टिन्यूसली हो रही है। भाई किसी को मरे हुए इंसान को बार बार मार सकते हो आप? मारे जा रहे हो, तो ये नहीं हो सकता ना, ये पॉसिबल नहीं है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस नहीं आना था, मर्डर आना था। देखो मैं टेंसेस ऐसे ही पढ़ाता हूँ और ऐसे ही खुद भी याद रखे हूँ, इसलिए मिस्टेक्स नहीं होती हैं। यहाँ पे थोड़ा टेंसेस आपको बता देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर। देखो कुछ नहीं है, सिंपली आपने टेंसेस में ये याद रखना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक सिंपल टेंस है, सिंपल। देखो एक है प्रेजेंट जो अभी की बात हो रही है, एक है पास्ट जो बीत चुकी है, एक है फ्यूचर जो आगे होगी। ठीक है, इसमें सिंपल
प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट है और सिंपल फ्यूचर है। मतलब सिंपली जो बात एट प्रेजेंट हो रही है उसके लिए सिंपल पास्ट यूज करते हैं, और जो सिंपली पास्ट में हो चुकी है, पास्ट में जो बात हो चुकी है उसके लिए सिंपल पास्ट, और जो फ्यूचर में होगी उसके लिए सिंपल फ्यूचर यूज करेंगे। ये आपको पता होना चाहिए। इधर क्या लगता है सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इधर लगता है सब्जेक्ट के पास वर्ब की सेकंड फॉर्म, इधर लगता है सब्जेक्ट के साथ शैल विल। क्या लगता है शैल विल यूज होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं आई गो टू जम्मू, आई गो, ये बचपन से पढ़ते आए हो, तो ये सिंपल पास्ट के। और सिंपल पास्ट में एक और चीज आपने याद रखनी है, जब भी कोई रूटीन चीज हो, मतलब जो चीज रूटीन में हो रही है, रोज हो रही है, उसके लिए भी आप सिंपल पास्ट यूज करते हो। फॉर एग्जांपल द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो यहां पर मैंने क्या किया, सन, देखो मैं बोल रहा हूं सन राइजेज इन द ईस्ट, तो यहां पे मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज किया, राइज। राइज्ड नहीं कर दिया, राइज रोज नहीं कर दिया, राइजर नहीं कर दिया, मैंने राइज ही रखा। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है कि सिंपल प्रेजेंट में आएगा, क्योंकि ये रूटीन में बात है। एस और ईएस इसलिए लगता है क्योंकि जब भी सिंगुलर है उसमें एस और ईएस यूज होता है, और जो प्लूरल है उसमें एस और ईएस यूज नहीं होता। ये अलग कंसेप्ट है। तो यहां पर क्या है, मतलब जब भी रूटीन में बात होगी वो सिंपल पास्ट में आएगा। आप चलते हैं कॉन्टिन्यूज वाले। जैसे यहां पर सिंपल हैं, तीनों में सिंपल है, इसी तरह कॉन्टिन्यूज भी तीनों में होते हैं। एक होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज, एक होगा पास्ट कॉन्टिन्यूज, एक होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूज। मतलब जो चीज कॉन्टिन्यूसली हो रही है, जो चीज अभी कॉन्टिन्यूसली हो रही है उसके लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग यू, ठीक है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ आई एम टीचिंग यू, तो इसका मतलब मैं अभी कॉन्टिन्यूसली आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या यूज होता है, इसमें इज एम आर यूज होता है, प्रेजेंट में इज एम आर यूज होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाता है। और अगर सपोज करो कोई चीज पास्ट में कॉन्टिन्यूसली हो रही थी, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे बोलूं कि कल मैं आपको पढ़ा रहा था, ठीक है, कल मैं आपको पढ़ा रहा था कॉन्टिन्यूसली, तो इसका मतलब वो पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात है। उसमें क्या करना है, जस्ट वाज वर्ब लगाना है, वाज वर्ब लगा देना, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो आएगा इधर भी। और फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर में मतलब जो चीज फ्यूचर में कॉन्टिन्यूसली हो रही होगी, फॉर एग्जाम्पल कल मैं इस टाइम में आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो वहां पर आप क्या यूज करोगे, विल भी यूज करोगे, शैल भी यूज करोगे, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मतलब जब भी कॉन्टिन्यूस वाले केसेस हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो आएगा सब में, बट प्रेजेंट में इज एम आर आएगा, और पास्ट में वॉज वर आएगा, और फ्यूचर में विल भी शैल भी आएगा। ठीक है, दिस इज क्लियर। ये हो गया आपके कॉन्टिन्यूस। उसके बाद एक आते हैं परफेक्ट वाले। कौन से? परफेक्ट वाले। इसमें भी तीनों केस हैं, एक आ गया प्रेजेंट परफेक्ट, एक आ गया पास्ट परफेक्ट, एक आ गया फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगेगा, हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पास्ट परफेक्ट में क्या लगेगा, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और फ्यूचर जो होगा उसमें लगेगा विल हैव, शैल हैव, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन प्रेजेंट पास्ट का ही पूछता है, फ्यूचर का नहीं पूछेगा। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा और पास्ट परफेक्ट में क्या होगा। देखो प्रेजेंट परफेक्ट में ये होगा, मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई चीज जो जस्ट अभी प्रेजेंट में कंप्लीट हुई है उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे, और कोई चीज जो पास्ट में कंप्लीट हुई है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट। जैसे मैंने अभी आपको एक स्टेटमेंट बताई कि जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन चली गई थी, तो पास्ट में बाद वो कंप्लीट हो चुकी है, ट्रेन चली गई है, तो जो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरह आपके होते हैं कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाले। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या लगेगा, हैज बीन, हैव बीन, उसी तरह सेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसमें क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होगा कि आप बोलोगे कि प्रेजेंट में कोई चीज हो, मतलब प्रेजेंट में कोई चीज एक तो कॉन्टिन्यूसली चल भी रही है और हो भी चुकी है, ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं। और इसी तरह पास्ट के लिए यूज करते हैं कि पास्ट में कोई चीज कॉन्टिन्यूसली भी हुई और वो हो भी चुकी है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि सुबह से, मतलब सिंस मॉर्निंग ये चीज चल रही है और कंक्लूड हुई, तो वो हो गया कौन सा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू, तो इसके लिए यूज होता है। ठीक है, देखो मैंने आपको ये सारे बता दिए क्या मीनिंग है। बाकी कुछ क्वेश्चन ट्राई करना, अगर फिर भी लगता है कि अगर आपको कुछ मुझे एमसीक्यूज आपके लिए लाने चाहिए, वैसे तो एक दो क्वेश्चन में पढ़ाऊंगा तो मैं आपके लिए ले आऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, एक छोटा सा लेक्चर बना दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है आपको टेंसेस पढ़ाने में, बट अगर इसमें से काम बन गया है तो फिर भी बता देना, कमेंट सेक्शन में बता देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो यार, जब कॉन्टिन्यूसली कोई चीज हो रही है ना उसके लिए कॉन्टिन्यूस यूज करना। अगर पास्ट में कॉन्टिन्यूस हो रही है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस यूज करना, उसके लिए वाज वर यूज होगा। प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूसली हो रही है तो इज एम आर यूज कर लेना। अगर कोई चीज हो चुकी है तो उसके लिए मतलब आप परफेक्ट यूज करते हो। और प्रेजेंट में हो चुकी है तो प्रेजेंट परफेक्ट, और पास्ट में हो चुकी है तो पास्ट परफेक्ट। उनके रूल्स देख लो, क्या लगता है, बस बात खत्म। जैसे ये देखो, शी डैश हर डॉटर टू स्कूल बिफोर शी गोज टू वर्क, वो काम में जाने से पहले अपनी बेटी को कहां पर लेके जाती है, स्कूल में लेके जाती है। शी टेक्स, शी टेकिंग, शी हैज टेकन या टुक। देखो यहां पर कंफ्यूजन सिर्फ हो सकती है टेक्स और हैज टेकन में। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर आप वो मान सकते हो कि वो स्कूल गई, उससे पहले उसने क्या किया, अपनी बेटी को, वो अपने वर्क में गई, उससे पहले उसने अपनी बेटी को
स्कूल ड्रॉप कर दिया तो हैज टेकन आ सकता है, ठीक है। बट यहां पर एक चीज और भी तो नोट करो, ये तो रूटीन वाला एक्शन है ना, कि ये रोज की बात है कि वो ऑफिस जाने से पहले अपनी बेटी को कहां पर स्कूल में ड्रॉप करती है, तो यहां पर टेक्स आएगा। जब भी रूटीन वाली बात होगी, मैंने आपको बोला है वहां पर सिंपल प्रेजेंट यूज होगा। वो रूटीन में अपनी बेटी को कहां पर ड्रॉप करती है, स्कूल, और उसके बाद ऑफिस जाती है। इसलिए जब भी रूटीन में कोई चीज होती है, जैसे मैं रूटीन में आपको पढ़ाता हूं, तो फिर वहां पर आप सिंपल प्रेजेंट यूज कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, चिल्ड्रन डैश ऑनलाइन फॉर मोर देन अ ईयर नाउ, ठीक है। चिल्ड्रन जो हैं वो ऑनलाइन मतलब पढ़ रहे हैं, एक साल से ज्यादा हो गया, फॉर मोर देन अ ईयर नाउ। बताओ यहां पर क्या आएगा, स्टडी, आर स्टडिंग आएगा, या हैव बीन स्टडिंग आएगा, या स्टडीड आएगा। बताओ बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है यार, आपने अभी तक कर ही लिया होगा। तो क्या होगा, चिल्ड्रन हैव बीन स्टडिंग ऑनलाइन फॉर मोर देन अ ईयर नाउ। देखो ध्यान से सुनो, यहां पर हैव बीन क्यों आया। देखो यहां पर स्टडी तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये बोल रहा है कि एक साल पहले से बात चलती आ रही है, तो स्टडी तो जस्ट प्रेजेंट की बात होती है। स्टडीड मतलब पास्ट की बात, बट पास्ट की बात ये नहीं है, वो बोल रहा है कि एक साल से होता आ रहा है, मतलब अभी भी हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस तो है, मतलब बोल रहे हैं ना कि चिल्ड्रन जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं एक साल से, इसका मतलब ये चीज कॉन्टिन्यूसली हो रही है। तो कॉन्टिन्यूस हो रही है तो दो ही केसेस बनते हैं आपको कॉन्टिन्यूस वाले, एक तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आ सकता है, एक तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इन दोनों में से एक आएगा। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वहां पर आता है जो एट प्रेजेंट चीज कॉन्टिन्यूसली हो रही हो, बट ये तो एक साल से चलती आ रही है ना यार, इसके लिए आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस तो यूज नहीं ना करोगे, क्या यूज करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हैव बीन स्टडीइंग। इसलिए बोलता हूं टेंसेस को रट्टा मत मारो, रूल्स को रट्टा मत मारो, समझो टेंस कहता क्या है। या टेंस इज टाइम, तो समय की जो जो सिचुएशन है वो सारी हैं, तो हर सिचुएशन को समझो। ये सिचुएशन यही कहती है कि जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन पढ़ते आ रहे हैं, एक साल से हो रहा है, तो भाई एक तो रेगुलरली हो मतलब ऑनलाइन पढ़ते आ रहे हैं, मतलब कॉन्टिन्यूसली पढ़ते आ रहे हैं ऑनलाइन, और दूसरी बात ये है कि एक साल से हो रहा है, इसका मतलब इसमें कॉन्टिन्यूसली वाला कंपोनेंट भी है, और पास्ट से भी, थोड़ा पास्ट से भी चीज हो रही है, एक साल से हो रही है, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का केस है, ठीक है। बाकी रूल तो आपको मैंने बता ही दिए। नेक्स्ट अब कुछ पंक्चुएशन के क्वेश्चन, इसके बाद वाले क्वेश्चन इजी हैं, थोड़ा ऐसे बोर मत हो जाना, इंपॉर्टेंट चीजें सुन लो, एग्जाम में काम आएंगे आपको। एक चीज मैं आपको बोलूंगा, जो भी अभी तक वीडियो देख रहे हैं, अभी मैं पहले ऐसे बोलता नहीं था, बट अभी मैं आजकल ये चीजें बोल रहा हूँ। अगर आपको ये इनिशिएटिव हमारा अच्छा लगता है ना, तो आप हमारे YouTube चैनल को, जैसे अभी बैठे हो ना वीडियो देखते देखते, साथ में एक सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा सकते हो, अगर आपको लग रहा है, ठीक है। ऐसे मैं आपको प्रेशराइज नहीं करूंगा, अगर आपको लग रहा है तो आप दबा सकते हो। द थिंग इज दैट मुझे ऐसा लगता है कि मतलब आप लोग मुझे एक एक जेस्चर अपनी तरफ से यही शो कर सकते हो कि आप एक हमें सब्सक्राइब करो, और हमें पता चले कि बच्चे जेन्युइनली हमें पसंद करते हैं, और दूसरा आप इसको शेयर करो बाकियों के साथ, ताकि जिस चीज के लिए मैंने ये इनिशिएटिव लिया है वो चीज वहां तक पहुंचे जहां मैं पहुंचाना चाहता हूं, ठीक है, वहां तक पहुंचनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, पंक्चुएशन बतानी है फॉर द सेंटेंस, आर यू रेडी रिया सेट सैम। सैम ने कहा कि रिया तुम रेडी हो के नहीं। बताओ यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क, कॉमा, पीरियड, या सेमीकोलन। यार ये बहुत सिंपल क्वेश्चन डाल दिया। आर यू रेडी रिया किसने कहा होगा, सैम ने कहा होगा, तो इसने क्वेश्चन पूछा ना उसको, और पहले ही देख लो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ पे। यहाँ से एक और चीज सीखनी है, जो रिया, देखो आर यू रेडी, यहाँ पर ये ब्रेक लगी है, इसको कॉमा आया है, तो जब भी ब्रेक लगेगी कॉमा आएगा, बाकी ये तो आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ बताने वाला नहीं, इस क्वेश्चन में थोड़ा समझाने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज द करेक्ट पंक्चुएशन, द ब्रिज वाज इनॉग्रेटेड बाय सीएम, द ब्रिज वाज, देखो पढ़ लो, सेम ही है, बताओ इसमें कौन सी पंक्चुएशन करेक्ट है। वीडियो पॉज करो, खुद देखो, ऐसे कोई नहीं होने वाला पेपर में क्वेश्चन, करो खुद। आई होप यू हैव ट्राइड। अब मैं बता दूं किसमें क्या प्रॉब्लम है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट थी, यहां तक सब ठीक था, बट यहां पर इसने ना फुल स्टॉप डाल दिया। अब आप बोलोगे सर सेंटेंस कंप्लीट हुआ, फुल स्टॉप तो आना चाहिए। भाई एब्रीवेशन के साथ फुल स्टॉप नहीं आता, ये एब्रीवेशन है सीएम, चीफ मिनिस्टर को शॉर्ट में सीएम कर दिया, अब इसके बाद फुल स्टॉप नहीं डाल सकते एब्रीवेशन के साथ साथ, ठीक है, ये यहां पर गलत हो गया। नेक्स्ट देखो, द ब्रिज वाज इनॉग्रेटेड बाय सीएम, एब्रीवेशन कभी भी स्मॉल लेटर्स में नहीं हो सकती, तो कैपिटल नहीं, कैपिटल आएगा यहाँ पे, स्मॉल नहीं आएगा। अब देखो, द ब्रिज वाज इनॉग्रेटेड बाय सीएम, ये यहां से तो बिल्कुल करेक्ट है, बट वर्ड जो एक सेंटेंस स्टार्ट होता है उसमें पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे कैपिटल ही है, बाकी सीएम में सी और एम दोनों बड़े हैं, दोनों में एब्रीवेशन को जो है सेपरेट किया हुआ है, और आगे फुल स्टॉप भी वापस नहीं लगाया, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर भी अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन बतानी है। यू नीड 3 डॉक्यूमेंट्स, योर पासवर्ड, योर ड्राइविंग लाइसेंस एंड बैंक स्टेटमेंट। बताओ कैसे लिखोगे इस स्टेटमेंट को, अगर आपको लिखना हो, ठीक है, ऐसे लिखोगे, इस तरह से, इस तरह, ये चारों स्टेटमेंट आपके सामने, आंसर करो ट्राई, आंसर करो ट्राई, फिर मैं बताता हूं। आई होप यू हैव ट्राइड इट, अभी तक आपने ट्राई कर लिया होगा इस क्वेश्चन को, ठीक है, बताऊं मैं। चलो पहले स्टेटमेंट में क्या पंगा है, यू नीड, ठीक है, इसने एम्फेसाइज करा, ये जो कॉलन होता है वहां पर यूज होता है जब आप
किसी, देखो कॉलन के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लासेस को जोड़ना भी मीनिंग होता है। कुछ एक बच्चे ने कमेंट करा था मेरे पिछले वाले लेक्चर पे, मैंने वहां पे एम्फेसिस बोला था, बट डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस होता है। यहाँ पर एम्फेसिस के लिए यूज किया है यहाँ पर कॉलन को, मतलब ये बोल रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। यू नीड 3 डॉक्यूमेंट्स, मान लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, ठीक है। यू नीड 3 डॉक्यूमेंट्स के बाद आना चाहिए था, पहली बात है ये तो यहीं से गलत हो गया। फिर भी अगर मान लेते हैं ठीक है, तो योर पासवर्ड, योर ड्राइविंग लाइसेंस, इनके बीच में कामा कौन करेगा। जैसे मैं आपको बोलता हूं तुम्हें 3 डॉक्यूमेंट चाहिए भाई, एक तो तुम्हारा पासवर्ड, फिर तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस, तो मैं रुका ना यार, आपके पासवर्ड के बाद में रुका ना, पासपोर्ट के बाद, सॉरी, तो मतलब ये चीज है। यहाँ पर तो इसने कुछ कॉलन कॉलन यूज ही नहीं किया, ये तो गलत है। सेमी कॉलन नहीं आएगा, एम्फेसिस के लिए कॉलन यूज होता है। यू नीड 3 डॉक्यूमेंट्स कॉलन, योर पासवर्ड कॉमा, योर ड्राइविंग लाइसेंस कॉमा एंड अ बैंक स्टेटमेंट। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 19, सिलेक्ट द मोस्ट, अपने होमोफोन बताना है आपको। देयर वाज अ बिग होल इन द वॉल, ठीक है, वॉल में होल है, ठीक है, छेद, विच दे आर ट्राइंग टू क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं। इट टुक अ डैश डे फॉर देम टू डू द जॉब, एक काम करने में उनको पूरा दिन लग गया। वाइल, व्हील, होल्ड या होल, पूरा दिन लग गया। नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। फिल इन द ब्लैंक्स में होमोफोन बताना है, मतलब वी वर सरप्राइज्ड टू नो हिज डिसेंट, डिसेंट मतलब डिसेंट बताओ क्या होगा। ये डिसेंट, DCNT, डिसेंट क्या होता है, ये वाला डिसेंट, ठीक है, डिसेंट होता है मतलब जैसे वो बोलते हैं इसकी डिसेंट जॉब है, डिसेंट मतलब होता है सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री जॉब है, वो उसके लिए यूज होता है। ये डिसेंट किसके लिए यूज होता है, जैसे फैमिली ओरिजिन नहीं बताते हैं उनका, उन राजाओं महाराजाओं से डिसेंट है वो वगैरह यूज होता है, ठीक है। डिसेंट का मतलब क्या होता है, डिसेंट होता है जब आप किसी के साथ डिसएग्री करते हो, ठीक है, जब आप किसी आइडिया के साथ डिसएग्री करते हो उसके डिसेंट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 21 आपका कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट होमोफोन, यहाँ पे बताना है। द डैश थ्रेड वाज थ्रोन अवे, देखो 20 क्वेश्चन का सभी आंसर करेंगे, ऐसे नहीं है कि मतलब मैंने होमवर्क दिया और आप छोड़ दो और कब पेपर में आ जाओ और आपको पता ही ना हो आंसर क्या था। द डैश थ्रेड वाज थ्रोन अवे, मतलब कौन सा थ्रेड है जिसको थ्रोन अवे, फेंक दिया गया। नॉटी, 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 देखो ये नॉटी तो वो वाला नॉटी आ गया, शरारती वाला, ये नॉटी होता है। नॉटी का मतलब होता है जिसमें गांठें लगी हों, ठीक है, तो जो गांठों वाली थ्रेड थी उसकी बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 22 क्या कहता है, डैश एलिफेंट इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल। सर एन एलिफेंट होगा, ये तो सोचने की बात ही नहीं है, या जीरो आर्टिकल लगा दो, बट इसमें द एलिफेंट आएगा। द एलिफेंट इज द लार्जेस्ट, क्योंकि यार ये एलिफेंट की बात करें कि वो लार्जेस्ट लैंड एनिमल है, तो इसको कुछ स्पेसिफाई कर रहा है, ठीक है, उसकी लार्जेस्ट बीइंग लार्जेस्ट लैंड एनिमल, तो जब पर्टिकुलर कर देता है किसी चीज को वहां पे आर्टिकल द यूज होता है। वी हैव बॉट डैश LCD टेलीविजन सेट, LCD, एल में पहले आपको वॉवल की साउंड आई है ना, एल आ की आवाज आई है ना कहीं पे, तो जब भी आपको वॉवल साउंड आती है आप एन यूज करते हो। कहीं भी सिर्फ कॉन्सोनेंट दे के ए नहीं लगाना होता है, आपको साउंड देखने हो, अगर वॉवल्स की साउंड आ रही है तो एन लगाओ, कहीं पर साउंड नहीं आती है तो वहां पर एन नहीं लगता है, ठीक है, ये भी याद रखना है। यूनिवर्सिटी में या की आवाज आती है तो उसके पीछे एन नहीं लगता, बेशक वो यू से स्टार्ट होता है, ये चीजें आपको पता है यार, बचपन से पढ़ते आ रहे हो आर्टिकल्स में। एक और क्वेश्चन में आंसर ठीक है, देखो हुआ क्या, कुछ 3 4 5 क्वेश्चन मैंने जो मॉक्स में डाले थे पहले उसमें से उठा के ले आया, क्योंकि मुझे लेक्चर प्रिपेयर करना था, क्वेश्चन इतने सेट नहीं हो रहे थे और वो मुझे याद ही नहीं है उनके आंसर काटने के। द फूड वाज डिस्ट्रीब्यूटेड डैश द पुअर अमंग बिटवीन फ्रॉम नन ऑफ दिस, देखो सिंपल क्वेश्चन है, जब दो पुअर मतलब ज्यादा की बात हो रही है तो अमंग यूज होगा, दो के बीच में बिटवीन यूज होता है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनियम ऑफ द वर्ड इनएक्सप्लिकेबल, इसका साइनोनियम बताना है, ठीक है, इनएक्सप्लिकेबल मतलब जो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता उसका सेम बताना है। कंट्रोलेबल, अनअकाउंटेबल, काउटिक मतलब जो ऐसे वो सिचुएशन chaos क्रिएट करने वाला, अनकनेक्टेड, ठीक है, इसका आता है अनअकाउंटेबल, ठीक है। दिस इज क्लियर, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। और देखो ये मैंने इंग्लिश आपको करवा दी, अगर आप चाहते हो, मैं अभी इसके बाद वही सोचा था आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जम्मू कश्मीर वाला पोर्शन है उसके बता दूं जो एग्जाम्स में आते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं, तो आप बताओ मुझे, मैं आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट में रात को मे बी 9-10 जब टाइम मिला तो मैं आपके लिए लेक्चर ले आऊंगा, ठीक है। उसके बाद कल अगर आप चाहते हो स्ट्रेटेजी काइंड ऑफ वीडियो तो आप बताना, मैं ले आऊंगा। बाकी व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, वहीं पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन PDF वगैरह शेयर होती है। और डू शेयर और इनिशिएटिव विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, क्योंकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी जो एग्जाम्स आएंगे हम उनकी प्रिपरेशन करवाएंगे। और बाकी आप अच्छे से प्रिपेयर करो, ये जो 2 दिन है आपको अच्छे से यूटिलाइज करो, जो आपकी अपनी पढ़ी हुई चीजें उनको रिवाइज करने पर ज्यादा इंफेसाइज करना, और बाकी आप MCQs वगैरह लगा सकते हो। और कल के दिन में आपको यही
रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा पढ़ना भी, थोड़ा मतलब ऐसा इतना ज्यादा भी नहीं पढ़ना, वो मैं कल आपसे बात करूंगा किस तरह से कल के दिन को यूटिलाइज करोगे और प्लस आप परसों में किस तरह से जाओगे। बाकी जो मैंने करंट अफेयर्स की वीडियो लाई है कल, वो देख लेना और यू कैन सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।